वाह। चल चैलेंज है, तू साड़ी पहन के। मैं कौन इतना मैं पावरफुल नहीं हूँ कि मेरे मरने तक मैं तुझे जिंदा रखूं। माँ को बोला मैंने ना पेड़ के सब सीड इकट्ठा एक बाजू रखूंगा और तुझे एक बाजू रखूंगा, तुझे बीज तुला करूंगा और उतने बीज मैं पूरे महाराष्ट्र में लगाऊंगा और तभी बीज को पेड़ हो जाएगा, उसको फूल आएंगे तो वो सुगंध में तू रहेगी, तू मेरी माँ मेरी जिंदगी के साथ मरने तक रहेगी। ये आइडिया आया। वो मिट्टी से हूँ मैं, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। वो पानी से, वो मिट्टी से, वो हवा से, उनका आत्मा मेरे अंदर आया, वो सब मानते थे। ऐसा मान रहे हैं। मैं तो उल्टी उल्टी बातें थी। ये दोस्तों पूरा गाँव साइलेंट। सारे गाँव पता मालूम है क्यों? खबर मालूम है? वो बोलना आता है तो वो करो पहले, फिर मेरे पास आ जाओ। वो कान के नीचे बैठा जैसे मुझे लगा, ठान लिया कि यार जिंदगी में एक्टर बनना है और मैं मैड हो गया। सिर्फ मेरे मन में था मुझे एक्टर बनना। सारे गामा, बाकी किसी को मालूम नहीं था। बैंक में मैं 17 साल काम किया, नाइट का वॉचमैन का काम करता था। पीछे मुड़ के देखते तो पता नहीं चलता हम लोग क्या क्या कैसे सीख जाते हैं। मतलब अकस्मात, मतलब ड्रामा लाइफ अकस्मात ही होता है मेरे भाई। मालूम नहीं था एक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन ये आशीष विद्यार्थी डे नाइट उसमें बोलता था कि पूरा याद करके उसका अच्छा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, कम कैसा रहेगा, हेवी कैसा रहेगा। मैंने सोचा था कि मैं कभी काम मांगने नहीं जाऊंगा। ओके। एक दिन आएगा लोग मुझे बुलाएंगे। नमस्कार, स्वागत है बंधु। ये बहुत ही यूनिक एपिसोड है क्योंकि यहाँ पर मैं एक मेरे प्रगाढ़ मित्र से मिलने वाला हूँ। ऑब्वियसली आप चेहरा देख चुके हैं, सायाजी शिंदे। इतना मतलब तो सायाजी शिंदे के साथ मैं सालों से काम कर रहा हूँ, मेनली दक्षिण में। और इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर कि आज मैंने सोचा कि विद आशीष में मेरे साथ हो मेरे दोस्त सायाजी। वेलकम भाई, कितने सालों बाद मिले हम लोग। हाँ, अभी शूटिंग मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले किया होगा। मतलब उससे भी ज़्यादा 8-10 साल हो गए मेरे साथ। तो बेसिकली ये है कि मिले तो हम लोग बहुत साल बाद हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हमारी बातचीत होगी, अपने गपियाना होगा जी। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हम लोगों के लाइफ इंस्टेंसेस जहाँ पर हमारे लाइफ ने इंटरसेक्ट किया उसकी भी बात होगी। सायाजी, शुरुआत कहाँ से हुई तुम्हारी? कहाँ पर जन्म, कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म महाराष्ट्र सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वेड़े कामठी। हाँ। अच्छा। मतलब वो बहुत अच्छा गांव, मतलब वहाँ मेरा जन्म 59 में हुआ और 81 में लाइट आ गया। अच्छा। 81 में लाइट आ गया मतलब सिर्फ खंबे ही थे। हाँ। तो बल्ब लगाए थे। अच्छा। एक बार महीने में 2 बार चलता था। अच्छा। उसके पहले कंदील होते थे, कंदील रॉकेल के, और शाम को लगाते थे। अच्छा, रॉकेल मतलब? रॉकेल था ऑयल एक, अच्छा, जिसमें दिया जलता था। ओके। हाँ, केरोसिन। अच्छा। केरोसिन रॉकेल कहते हैं। अच्छा, ओके। तो वो लगते थे। तो रात को मतलब वहाँ दिन शुरू होता था तभी लोग उठ के काम करते थे और दिन खत्म होता था सो जाते थे। ऐसा वो जो गाँव था वेड़े कामठी गाँव, मुझे बहुत मतलब वो मिट्टी से हूँ मैं, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। वो पानी से, वो मिट्टी से, वो हवा से। तो वहाँ से कहाँ पर मूव किया, किस उम्र में उस गाँव? 7th स्टैंडर्ड, मतलब 12 साल का था मैं तब। मैं मौसी के यहाँ मैं स्कूल के लिए गया था। तो 7th स्टैंडर्ड तक हमारे यहाँ स्कूल था। ओके। और मैं मौसी के यहाँ शादी के लिए गया था, माउस कजिन ब्रदर का। और वहाँ लेटर आया कि मैं 7वीं स्टैंडर्ड पास हो गया। अच्छा। तो सब्जेक्ट निकला कि अभी का आगे क्या। हाँ। तो आगे तो हम लोग कुछ करने लगे, भैंसे थे घर में, तो भैंसे रखने का संभालने का और खेती करने का, ऐसे प्लानिंग था। करेक्ट। लेकिन मेरी माँ ने मौसी को इंसिस्ट किया कि इधर स्कूल है। अच्छा। 3-4 किलोमीटर पे, जहाँ पर मौसी के घर गए थे। ओके। तो मौसी उधर नदी थी, तो नदी को बाढ़ आता था। तो मौसी बोलती थी कि ये बच्चा छोटा है, भाग के गया, कौन जिम्मेदार रहेगा। तो यह मामला 8 दिन चल रहा था। तो मौसी को मेरी माँ ने उनको राजी किया और ऐसे ही वे उधर रह गया। तो मौसी के यहाँ 7th-8th स्टैंडर्ड के लिए। अच्छा। तो वहाँ से ये जो गांव था वो तुम्हारे गांव से थोड़ा दूर?
दूर, हाँ। थोड़ा बड़ा गांव, 50 बड़ा गाँव, हाँ, अच्छा। पास में स्कूल, पास में मतलब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर। वो डेली 6 किलोमीटर वॉकिंग करना। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइट लाइट तब था, उधर उधर तब आ लाइट चुका था। था। अब लाइट वो खंभों पर ही नहीं, घर में भी आ चुका था। घर में भी आ चुका था, और वो बटन दबाने का मुझे बहुत शौक था। अच्छा। ऐसा बहुत मजा लगता था। ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। हाँ। जादू है ना बचपन। आज बचपन जादू है, मतलब अभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता नहीं चलता हम लोग क्या क्या कैसे सीख जाते हैं। और वहाँ मैंने एक ड्रामा में काम किया था, लेडीज का रोल किया था। अच्छा। तो ऐसा था कि एक दिन हम लोग खाना खा के कट्टे पे बैठे थे, और सब लोग बोले कि मेरी बहन भी उधर रहती थी। ओके। मौसी की गांव में बहन रहती थी। अच्छा। तो ऐसा लगा चल चैलेंज है, तू साड़ी पहन के बहन के घर जाना, तो दिखते हुए पहचान के गया। तो रात का अंधेरे में मैंने साड़ी पहना, चुपचाप मौसी की साड़ी निकाला, ऐसा ऐसा पहना, और उधर मिलो तो बोले कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? मैं हूँ। ऐसा कर रहा हूँ। फिर बाद में बता लो, इतना हंस ले हम लोग। तो उन्होंने बोला कि यार इसको ना अपन नाटक में, तभी नाटक में औरतें लड़की लोग काम नहीं करती थी। हाँ, लड़के ही करते थे। तो फिर मुझे उधर एक लड़की का रोल दिया था। अच्छा। ओके। नौकरानी का नाटक में। तो नाटक उधर प्रॉम्प्टिंग में चलता था। अच्छा अच्छा। पूरा नाटक प्रॉम्प्टिंग से, प्रॉम्प्टर मतलब मेन रोल। जो ड्रामा। और वो कहाँ सामने नीचे बैठता था या साइड में? विंग में, विंग मतलब वो बाजू में। अच्छा, बाजू में बैठता था, और वो ड्रामा बोलता था। अच्छा, तो आप सिर्फ सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये ड्रामा तब क्या किसी सीजन में होता था? यात्रा में, हर साल यात्रा होती थी। तो यात्रा के पहले 2-3 महीना शुरू होता था प्रैक्टिस करना, यात्रा में क्या होगा, तमाशा आता था। गॉट इट। उसको यात्रा ही कहते थे? जत्रा। यहाँ पर भी ये यात्रा कहते हैं? हाँ, अरे वाह। जत्रा। तो बंगाल में भी एज यू मे बी अवेयर कि वहाँ पर एक पूरा यात्रा रहता है, जहाँ पे कमर्शियल थिएटर अब कहते हैं, पहले यात्रा। और आसाम में अभी तुम फिल्म करके आए, वहाँ पर कमर्शियल थिएटर है, अच्छा। जहाँ पर लोग, वो पूरा एक सीजन होता है, मेरे ख्याल से वो बरसात के बाद शुरू होता है और पूरे साल चलता है। बाकी बरसात से ही रिहर्सल शुरू हो जाती है, और उसके बाद बरसात के बाद से टूर करते हैं। तो ये यात्रा भी कैसी थी? ये ऐसा गांव की यात्रा। अच्छा। एक हमारे यहाँ टूर भी नहीं। अच्छा। हम लोग ड्रामा सिर्फ यात्रा के लिए करते थे। अच्छा। और एक खत्म हो गया, बात खत्म। और उस पीरियड को यात्रा ही कहते थे? जत्रा। यात्रा, ये भी कमाल है यार। वो तमाशा होता था उसमें। हाँ हाँ हाँ। तमाशा, पहले रात तमाशा, भजन कीर्तन तो गांव में रहता है। भजन कीर्तन, भारूड, गोंदड़ी, नंदीवाला, ओवी, ये सब क्या है? ये फोक फॉर्म्स है, फोक फॉर्म्स है परफॉर्मेंस के। और वो जीने के हैं। परफॉर्मेंस मतलब वो लाइक 12 बलूतेदार बोलते हैं उसको। अच्छा। तो उसमें मुसलमान का आदमी वो बजाता था तड़म ताशा। ताशा तो यात्रा में वो लेके जाता था। अच्छा। शादी में वो फिर नंदी वाला आता था, नंदी बैल, हाँ। अच्छा। वो घर घर में फिर घूमता था। होगी। फिर वो गोंदड़ी आता था, यात्रा में गोंदड़ी होता है। गोंदड़ी क्या करते थे? गोंदड़ घालते हैं। अच्छा, वो गाना, हाँ। अच्छा, एक शैली है गाने की। और गोंदड़ी परंपरा बहुत है, संबल उसको वाद्य है। अच्छा। तो उसमें बहुत स्टोरी चलती रहती है रात भर। अच्छा, तो ये लोग हैं जो कहानियां सुनाते हैं पुरानी। वाह। तो ये लोग जो परफॉर्म करते हैं, ये मंडली जो होती है, ये सीजन में यात्रा करते होंगे, और उसके बाद अपनी दुकान या खेती ऐसा या हाँ, मतलब उनको थोड़ा कम शक्ति होता था। अच्छा। इसलिए वो काम करके, जो बड़े खेत है उनका, हाँ। वो उनको पासुंदा बोलते हैं। अच्छा। तो उतना ज्वारी धान्य जो भी आता है उसको देते थे। अच्छा। कुंभार हो, लोहार हो। हाँ। लेकिन गाने वाले ये जो आर्टिस्ट थे, अभी हम लोग देखते हैं, हाँ। तो वो जो जेन्युइन आर्टिस्ट थे, उनको गाना कितना आता था, वो पिंगला कुड़ बजाता था, उसको भविष्य बोलना। तो ये सब लोग जैसे तुमने कहा, ये क्या पूरे साल यही करते थे, फॉलो करते थे? हर एक त्योहार को आते थे। अच्छा, उस बाकी टाइम क्या? दिवाली, दसरा, उनका गांव उधर ही रहते। तो गांव वाले उनका ख्याल रखते थे।
और उनको शादी हो या ऐसा कुछ तो त्योहार उनको बुलाया जाता था। हाँ तो अपने आप वो काम शुरू होता है उनका। वाह। तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मेरे पिताजी श्री गोविंद विद्यार्थी वो संगीत नाटक अकेडमी में थे। ओ तो जब संगीत नाटक अकेडमी फॉर्म हुआ दिल्ली में, तब ये 50s के आसपास की बात है, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बाबा ने जब ज्वाइन किया, बाबा को काम मिला फील्ड ऑफिसर का, जिसमें वो पूरे देश घूमते थे, भ्रमण करते थे और वहाँ पर देखते थे जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं ऐसे। और बाबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पाई कि बाबा जाके उनको फोटोग्राफ करते थे, तब वीडियो नहीं होता था, वो सिनेमेटोग्राफ करते थे, रिकॉर्ड करते थे, और आर्काइव्स संगीत नाटक अकेडमी का बाबा ने बनाया। ओ लेकिन उस दौरान बाबा एक बात समझे कि ये सारे जो आर्टिस्ट हैं इनको पेट्रनेज की दरकार है। कोई लोग, एक गांव वाले, ज़मींदार या कुछ लोग जो उनको संभाल के रखे, उनको शोज़ के लिए बुलाएं, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो ये आर्ट पनप नहीं पाएगी। और पहले ये होता था कि ये जो सीखते थे वो अपने बच्चों को ही सिखाते थे। तो उसके बाद बाबा और इन सब लोगों ने देखा कि अरे यार, इनको तो अब लोग इतने त्योहारों पे नहीं बुलाते, और अब तो ये लोग अपने कला को छोड़ के दुकानें उगाने खोलनी शुरू करी, अपने कला को छोड़ा। तब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह बनाई जाए, संस्थाएं बनाई जाए जहाँ पर ये आर्टिस्ट अपनी कला को दूसरों को भी सिखाएं, है ना। तो मेरे ख्याल से दैट इज सो अमेजिंग अबाउट इंडिया ना, कि हम लोग कितनी कलाएं हैं और गांव के लोग वही इनको संभालते हैं, है ना। वो चाहे खुद ना कर रहे हो लेकिन उनको बुलाते हैं, आओ भगत होता है। वाह वाह वाह। तमाशा फॉर्म कितना अच्छा। तमाशा फॉर्म एग्जैक्टली इवॉल्व कर गया वो। मतलब तमाशा फॉर्म तो मैंने देखा गांव के यात्रा में, वो तमाशगीर लोग, तमाशगीर मतलब आर्टिस्ट ना, आर्टिस्ट तमाशगीर, क्या बात है। और वो आते थे शाम को, बैठते थे, कल क्या तमाशा करना, तो सब्जेक्ट कौन सा लेना, तू कौन सा पात्र करना, मैं कौन सा करना, तभी तैयार होता था, शुरू हो जाते थे। इम्प्रोवाइज पूरा तमाशा इम्प्रोवाइज। क्या बात है। मतलब मैं तो उसको स्टार जैसे, आइडॉल जैसे देखता था। ओ क्या बात, ऐसा ऐसा होना चाहिए। हम लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर चल के जाते थे वो तमाशा देखने। वो तमाशा देखने। और तुम कह रहे हो कि वो चीज़ मतलब इम्प्रोवाइज होती थी, और मेरे ख्याल से सालों बाद वो जो हिट हो गया होगा, अब उनको लिखा जाता होगा कि ये रोल है, इसके बाद ये होगा। लेकिन शुरुआत में उसको वो इम्प्रोवाइज होकर ही शुरू हुआ होगा। कुछ तमाशा मतलब इच्छाबाजी पूरी करा दादा फोंडके का, वो लिखा हुआ वसंत सबनेस का। हाँ, वो बाद में लिखा, मतलब वो शैली बाद में आई हो। पर तुम कह रहे हो कि पहले वो इम्प्रोवाइज होता था। वो अपने आप उनके ब्लड में था, और कॉमेडियन करता था। हाँ। फिर वर्क शुरू होता था, तो वर्क में कपड़ा वपड़ा चेंज करके आते थे, पूरा गाँव साइलेंस, पूरा वो ड्रामा में निकल जाता था, पूरा दिन रात भर चलता था वो। और वो लाइटें क्या होती थी वहाँ पर? लाइटें मतलब बत्ती थी, केरोसिन की। मशाल का जमाना नहीं देखा मैंने। अच्छा, बत्ती का देखा। बत्ती का, अच्छा। सर बत्ती था, कंदील बत्ती। पर लोग बैठ के चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। माइक्रोफोन था या ये खुली आवाज थी? खुली आवाज। हाँ, माइक्रोफोन कितना पहाड़ी आवाज में होता था वो सब। क्या बात है। हाँ वाह। ये दोस्तों ऐसा रेंज में सब स्टार्ट होता था। हाँ। ये रेंज में पूरा। क्या बात है। तो मतलब वहां से शुरुआत, सयाजी शिंदे देख रहे हैं इन लोगों को कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। उस गांव से फिर कहाँ गए? 8-9 स्टैंडर्ड मौसी के उधर गया। हाँ। फिर मैं 10 स्टैंडर्ड दूसरे गांव, मेरी बहन के उधर गया। अच्छा। 10 स्टैंडर्ड के लिए। वहाँ से फिर मैं सातारा आ गया। ओके। फिर मैंने D.Ed किया, डिप्लोमा इन एजुकेशन, टीचर बनने के लिए। अच्छा। ताकि हमारी ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मतलब डैम के लिए अफेक्टेड दिया था। ओके। तो वो ज़मीन मुझे अभी 45 साल के बाद अभी मिला है। इतना हालत है लोगों का। हाँ। मैं सेलिब्रिटी बन गया, फिर भी मुझे मिलने में 30 ईयर्स। तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपने लिए ले लिया था, पर वो फिर ज़मीन वापस नहीं लिया था। ओके, गॉट इट। और फिर मैं उधर ही D.Ed किया 2 साल। फिर मैं कॉलेज में गया पढ़ाने के लिए। तभी मैं एज अ वॉचमैन काम करता था। इरिगेशन डिपार्टमेंट में मुझे वॉचमैन का जॉब मिला। D.Ed के बाद? D.Ed के बाद। D.Ed का डिप्लोमा इन एजुकेशन, टीचर बनता है ना। अच्छा, डिप्लोमा इन एजुकेशन के बाद तुम गए कॉलेज में? कॉलेज में गया, FYSY-TY। ओके, एज अ वॉचमैन? नहीं, मैं वॉचमैन इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम में लगा। अच्छा, तो नाइट का वॉचमैन का काम करता था। और डे में मैंने लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज को एडमिशन लिया पढ़ाई के लिए। अच्छा।
और आगे ग्रेजुएशन के लिए। गॉट इट। तो D.Ed के बाद तुमने अपने कॉलेज के एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए वॉचमैन का रात को वॉचमैन काम करते थे इरिगेशन डिपार्टमेंट। और फिर उस कॉलेज में क्या पढ़ाई की? फिर मराठी सब्जेक्ट लिया था मैंने। हाँ। तो मराठी। और ये कौन सा कॉलेज, कहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, सातारा। वहाँ पर थिएटर भी किया? वन एक्ट प्लेस में हम लोग काम करना शुरू किया। अच्छा। कॉलेज में एक बार किया था, स्टेट कंपटीशन में थोड़ा किया था, और फिर वो सुनील कुलकर्णी करके घाशीराम कोतवाल में काम करते थे, वो सातारा में आए थे। घाशीराम कोतवाल में जो काम करते जो थे, एक्टर काम करते थे, वो घाशीराम का रोल करते थे? नहीं। अच्छा। वो मॉब में काम करते थे। अच्छा। मतलब 2-4 सेंटेंस बीच बीच में बोलते थे। पर उनको जाना जाता था कि ये घाशीराम कोतवाल में काम करते हैं। घाशीराम कोतवाल मतलब तो बहुत अनदर लेवल। या क्या बात, नाटक इंडस्ट्री को जिसने वाह। वन स्टेप अप किया, क्या बात है। वो आए और उन्होंने हमको वो वन एक्ट प्ले बिठाना शुरू किया। तो हमसे मुझे अटैचमेंट हो गया। ओके। और मैं उनको बहुत फॉलो करने लगा। मतलब वॉइस एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज, अंडरस्टैंड करना। और तभी कॉलेज में FY में था, तभी मुझे शंकर पाटिल करके एक हमारे प्रोफेसर थे, उनके घर में मुझे अभिनय साधना नाम का एक बुक मिला, जो स्तानिस्लावस्की का एक्टर्स प्रिपेयर इज ए कैरेक्टर, उसका ट्रांसलेशन था। वो पहला वाला एक्टर्स प्रिपेयर का अभिनय साधना, वो बुक हाथ में लगा और मैं मैड हो गया, यार एक्टर बन सकता हूँ इतना स्टडी किया तो मैं उसका नोट्स निकालना शुरू किया। अब ये 2-3 साल तो वो पढ़ता था। फिर एक्टर बनने का मुझे SY में मैंने ठान लिया कि यार जिंदगी में एक्टर बनना है। फिर मैं शादी हुआ मेरा ग्रेजुएशन के वक्त, वो लड़की बम्बई की थी। अच्छा। तो इस बहाने फिर घर में झगड़ा हो गया, इस बहाने में बम्बई आया। अच्छा, झगड़ा करके? झगड़ा घर में झगड़ा छोटा छोटा होता है। और उसके शर्ट को साबुन ज़्यादा लगाया, मेरे शर्ट को साबुन कम लगाया रीज़न कुछ भी हो। तभी जयदेव हट्टंगड़ी का और रोहिणी हट्टंगड़ी का वर्कशॉप चलता था आविष्कार में। ओके। एक्टिंग का। हाँ। तो वो और वर्कशॉप को मैं गया। ये कौन सा साल होगा? 82 में। ओके। तभी मेरे पास शादी का कपड़ा था सिर्फ। अच्छा। तो वर्कशॉप का एंट्री मिला, तो एंट्री में जयदेव हट्टंगड़ी ने मुझे पूछा था कि क्यों ड्रामा करना है। तब मैंने बोला था कि लोगों के सवाल लोगों के सामने मतलब प्रस्तुत करना है और लोगों को अलर्ट करना है कि ये सवाल है। मतलब मराठी में आमच्या साताऱ्यात होते, लोकांचे प्रश्न लोकांसमोर मांडण्यासाठी थिएटर करायचं। लोकांचे प्रश्न, हाँ, लोगों के सामने उनके सवाल रखने के। वाह। इसलिए तो मुझे सिलेक्ट किया। और वो पहले दिन बोले कि कल से आ जाओ और बॉडी एक्सरसाइज होते हैं तो ट्राउजर्स वगैरह स्पोर्ट्स कपड़ा पहन के आ जाओ। तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं शादी में हल्दी के लिए वो देते हैं ना पायजामा सदरा, हाँ, वो पहन के आया। तो 40 लोग थे मेरे ख्याल से, इतने हंसने लगे, क्या घाटी है आया है साला, उसको समझ पायजामा सदरा। तो मुझे लगा यही अच्छा है ना एक्सरसाइज करने के, फ्री है एकदम, फ्री है ना सब। तो ऐसे वो शुरुआत हो गई और उसका मतलब अभिनय साधना का स्टडी, फिर वर्कशॉप, फिर इंस्पेक्टर का वर्कशॉप, इससे एक दर्जा अच्छा एक्टिंग कौन सा सीखना, उसको क्वालिटी सीखने की पद्धति उसको कि सीखा भी जा सकता है। हाँ, ये चीज़ जो तुम देखते थे, हाँ, वो सीखा भी जा सकता है। वो माधव वाटवे करके थे। अच्छा। उनका एक फाइल मुझे मिला था, वो फाइल से ऐसे मतलब ये मेरा NSD हो गया। गॉट इट। मतलब इससे मैं ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग भाई गॉट दैट, वेरी सीरियस, वेरी अच्छे लोग। हाँ। फिर वो NSD से वामन के अंदर शिवदास गोडके ये लोग आए। मतलब रोहिणी जी और जयदेव जी दोनों ही ड्रामा स्कूल के सीनियर्स, वो सिखाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे। जैसे एक तो बहुत क्लियर बात है कि जो उस बच्चे साया जी ने उस अभिनय को देखा था कि यार मैं भी कर सकता हूँ, है ना, जो घाशीराम के एक एक्टर आए थे जिनसे तुमने सीखना शुरू किया। अब यहाँ पर तुम फ्लो करते हुए तुम एक्टर बनना चाहते हो, करेक्ट? अब जब बम्बई आए हो तुम एक्टर बनने के लिए ही आए थे? सिर्फ मेरे मन में था मुझे एक्टर बनना है, बाकी किसी को मालूम नहीं था। बाकी किसी को आया तभी मैं उधर का नौकरी का राजीनामा दिया था, मेरा शादी हुआ था, मुझे
नौकरी करना ही था। गॉट इट। तो मैं इधर आके 2 महीना में गोरेगांव पांडुरंग हाई स्कूल में एज ए टीचर काम किया। अच्छा फिर मुझे हमारे मामा थे, तो मामा के वसीला होके हम लोग बैंक में काम पे लगा। अच्छा बैंक में मैं 17 साल काम किया। अच्छा। जब भी मैं ड्रामा करना शुरू किया प्रायोगिक रंगभूमि। पर ये बम्बई में बहुत देखा गया, क्योंकि मैं भी बहुतों को जानता हूँ जो थिएटर करते थे, जिनको जो तब नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, बहुत सारे बैंक्स में बहुत सारे लोग काम करते रहे। तो ये एक बैंक्स का एक बहुत अमेजिंग ट्रेडिशन रहा है ना, कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को, स्पेशली थिएटर को सपोर्ट करने में। यहाँ पर तुम कौन से बैंक में थे? मैं कोऑपरेटिव बैंक था। अच्छा। तभी वो वन नाइट प्ले कंपटीशन में बैंक के बैंक सहभाग करते थे, हाँ लेकिन हमारे बैंक नहीं करते। अच्छा ये बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट था। तो क्या है बैंक में ना, वो क्या है कि वो स्पर्धा होती थी। अच्छा अच्छा, और हमारी बैंक नहीं जाती थी। यूनियन होती थी। ये टाइमिंग का खेल है पूरा। हाँ, वाह वाह वाह। मतलब वो क्या था, सामने गए और सामने बाईं तरफ एक रास्ता है, ग्रेट, मत मुड़ना। हाँ तो फिर बताओ। तो मतलब तो तुम्हारा बैंक जो स्पर्धा में नहीं जाता था, नहीं जाता था, लेकिन मैं तभी पुले देशपांडे जी का एक झुंझ वाऱ्याशी, अच्छा जो फिर मैंने वो एनसीपीए का एक वर्कशॉप किया था। ओके। एनसीपीए के वर्कशॉप के लिए भी एक संस्था के 2 लोग चाहते थे। मेरे पास संस्था नहीं थी, लेकिन वामन केंद्रे उधर था और अशोक रानाडे जी थे। अच्छा। और मुझे एडमिशन वो कानून से नहीं होता था, तो मैंने बोला था कि अगर मुझे एडमिशन नहीं मिला, और जो एडमिशन जिन्होंने लिया है, हाँ। उन्होंने जो सीखा है, उनको बाहर आके मैं पूछ सकता हूँ क्या सीखा, तो ऐसे भी मैं सीख सकता हूँ ना। तो बोले कि इनको ले लो, इसको नाम ले लो, देखते हैं। फिर मुझे एडमिशन दिया, और वर्कशॉप का एक ड्रामा हुआ था, एक झुंझ वाऱ्याशी, पुले देशपांडे जी का, उसका 50वां प्रयोग था। ओके। तभी बैंक के लोग कुछ रीजन के वास्ते उधर आए थे। अच्छा। देखने नहीं आए थे। अच्छा अच्छा। इधर एनसीपी में है कुछ, इधर वॉशरूम किधर है, ऐसा दिखते हैं। तो हम सयाजी शिंदे नाम लिखा है। फिर अंदर आ गए। हाँ। तभी पुले देशपांडे मेरे बारे में बोल रहे थे कि मेरे अंग में रोल आता है, और मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि इन्होंने जुलवा में ऐसा काम किया था। वो सुना तो बैंक के लोगों ने सुना, बोले यार ये अपना लड़का अपने बैंक में काम और करता है, तारीफ कर रहा है। हाँ और तारीफ कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा कंसेशन देते हैं। ताकि मेरे हमेशा कंप्लेंट जाती थी, ये टाइम पे काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। फिर मुझे कंसेशन दिया, और फिर थोड़ा सा अच्छा काम शुरू हुआ। मतलब वॉशरूम के लिए आए थे एनसीपी में, एनसीपी में, हाँ। और देखा कि भाई ये तो हमारे साया जी की बात हो रही है, बात हो रही है। तो भाई कंसेशन में क्या बात है। मतलब अकस्मात, मतलब ड्रामा लाइव अकस्मात ही होता है मेरे भाई। या, सही, हाँ? सही, सही। तो यहाँ पर तुम गोरेगांव के पास अब इस बैंक में और ये बैंक कहाँ था अब तुम्हारा? कुर्ला में। अच्छा, ये कुर्ला में बैंक था, और अब उन्होंने कंसेशन देना शुरू किया। अब थिएटर कहाँ पर करोगे तुम? दादर दादर में में वन एक्ट प्ले फेस्टिवल कॉम्पिटिशंस होते स्टेट थे। कॉम्पिटिशन। अच्छा। स्टेट कंपटीशन में, लेकिन मैं बहुत स्थानीस्लाविस्की का बहुत काम करता था। मतलब स्थानीय वो जो अभिनय साधना और भूमिका शिल्पी, उसका मैं 5 बार नोट्स निकाले। भाई मैं सुबह, मैं भांडुप में रहता था, सुबह में 5:30-6 बजे निकलता था, दादर में आता था। सुबह 6 to 6:30, 7:30, 8 में वॉइस एक्सरसाइज करता था। सारे ग म जो सिखाए थे ना सुनील कुलकर्णी जी ने, वो करता था। बॉडी एक्सरसाइज करता था, ड्रामा के लिए जो भी पीस याद करना वो करना। फिर मैं बैंक में जाता था। फिर 12 बजे सुबह 8:30 से 12, और 4 से 4 to 7 ऐसा बैंक था। हाँ। तो 12 बजे फिर मैं एनसीपीए में कभी, या शारदा टॉकीज के उधर वाचनालय, मराठी ग्रंथ संग्रहालय, अच्छा। उधर जाके नोट्स निकालता था। फिर शाम को 4 से 7 बैंक, फिर 7 बजे छबिलदास जाता था। फिर 10 बजे जहाँ पर सारे नाटक के लोग मिला करते थे। फिर घर जाता था। फिर वो अभिनय साधना में जो लिखा था ना, कॉन्सेंट्रेशन का ये टिप्स है, कल्पना, इमेजिनेशन का ये है, वो है, सब वो करता था। शायद जी एक बात बताओ, तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारे आसपास ज़्यादा ऐसे लोग नहीं थे ऑब्वियसली बैंक पे या दूसरी नहीं, जगह? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और शायद थिएटर के भी जगत में, जैसे तुमने बताया, कुछ लोग हंस रहे थे कि भाई ये कैसे कपड़े पहन के आ गया था पहले। कैसे डील करते थे तुम इस चीज़ से? मुझे लगता है कि मेरा ना कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता था शायद, क्योंकि
जयदेव अट्टंगडी जी ने उधर एक्सरसाइज होती थी कि ऐसा कोलन टूटी लेना तो तुम्हारा ये पावर डिसीजन पावर अच्छा होता है। मैंने बोला अरे हम लोग गांव में तो उल्टी उल्टी बातें थे और एक्सरसाइज करो इसका, तो हम लोग बोलते ये तो चक्कर ऐसे खेलते हैं हम तो। खेलते थे तभी तक बहुत एक्सरसाइज होता था। लेकिन फिर मैं अशोक रानाडी सर एक बार बोले थे, एक वर्कशॉप था आप लोग उनका लेक्चर था, मैं गया था और मैंने उठ के खड़ा रहा कि हम गांव से आए हैं, हमको कौन सिखाएगा, हमारा कोई सा एडमिशन नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। तो बोले सारेगामापा मालूम है, को खगा मालूम है, वो बोलना आता है, 2 घंटे कुछ काम करने का तरीका है, एक्टर बनने के लिए सिर्फ 2 घंटे दे सकते हो, तो वो करो पहले फिर मेरे पास आ जाओ। वो कान के नीचे बैठा जैसे मुझे लगा। फिर मैं ना क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न प फ जो भी बारीकी से, फिर मैं बैंक में काम करता तभी भी आशीष विद्यार्थी, तो आशीष विद्यार्थी दोष है, हाँ, अलग अलग। वो करते हुए डे नाइट उसमें बोलता था, करता था। मतलब पोएम इकट्ठा करना, हर एक रस की पोएम, 9 रस है तो 9 रस में कौन से पोएम आते हैं वो याद करना, वो परफॉर्म करना। मतलब मालूम नहीं था एक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन ये प्रयास का मजा जो आता था, वो जो जर्नी वो लिखना, याद करना, रोमांटिक पोएम ऐसा करना, बहुत दुख वाली है तो करुणा रस वाली कौन सा है, एंगर वाली कौन सी है। फिर वैसे वो कादम्बरी होता है, नॉवेल्स होते हैं, उसमें से पीस निकालना, सूर्यलिखवी की तरीके से। भालचंद्र नेमानी जो का कोसला कादम्बरी का पीस निकालना और उसको याद कंठस्थ करना और फिर बोलना। हाँ, मतलब बहुत मुझे कोसला का एक पीस है, अशोक रानाडी जी को मैंने बताया था की नवी पिढी तुम्ही म्हणता, पण शेवटी जुनी पिढी म्हणजे काय करता। तिथे एक खुना नावाचा मुलगा होता, तो रोज मारुतीच्या देवळासमोर जायचा, तर त्या 7 जणी बहिणी होत्या, त्या रोज सोनी चिंबी रंबी दाणे, पण हुना नावाचा मुलगा मारुतीच्या देवळासमोर जायचा। पण जुनी पिढी म्हणतात तर काय म्हणतात, पण हुना नावाचा मुलगा होता ना, तो रोज बिचारा मारुतीच्या देवळात जायचा आणि त्या सुनी चंबी एकमेकाच्या ओघा काढतात। तर 4 ट्रैक एट अ टाइम चल रहे थे। तो मैंने पूछा था कि यार एक्टर ने एक ही ट्रैक पे आदमी बात करता है, करेक्ट, ये कोसला में 4 ट्रैक पे एक स्टोरी चल रही है, उसको सादर कैसे करने का। तो भी उन्होंने बताया था अशोक रानाडी जी ने कि साइलेंस का भी एक म्यूजिक होता है, साइलेंस बिट किधर कितना जाना है, कौन सा जाना, वो अभी तक मुझे समझा नहीं, लेकिन वो स्पीच में लाने का कोशिश किया मैंने, करता हूँ हमेशा साइलेंस बार कितना देना है, तो बार का पॉज कितना रखना है, ढन भाड़ को बोलने के बाद कितना रुकना है, चुप यार के बाद कितना वो साइलेंस इसका म्यूजिक मुझे समझा नहीं, लेकिन अभी ज़िंदगी में करते हैं और कभी तो होगा। तो साहिद जी, मतलब तो एक चीज़ में बहुत थ्रिल्ड हूँ मैं, आप इसके बीच में आप लोगों से शेयर करूँगा कि इतने साल हम लोग मिले, हम लोगों ने साथ काम किया, मेरे ख्याल से हम दोनों ने ही कभी अपने बैकग्राउंड के बारे में अब एक दूसरे से बात नहीं की। मेरा हमेशा ऐसा मानना है साहिद जी कि हम लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो, हमारा बैकग्राउंड हमारे साथ होता है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तुम्हारी साधना है वो उससे मैं मिलता रहा, इस परिभाषा के साथ नहीं, लेकिन तुम्हारी समझ मेरे साथ थी। नहीं तो हमारा आइडियल था। मैं बोलता हूँ ना, ध्रुव काल देखा तो हम लोग थ्रिल थे कि यार पिक्चर में तो आए नहीं थे, तभी क्या पिक्चर देखा था, और वो भी नहीं हिलाने का ना जी, क्या पिक्चर था वो, हम लोग अभी भी याद है वो। तो अभी तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, और शायद कुछ यंग एक्टर्स भी देख रहे होंगे, उनके लिए भी साइलेंस का खेल है ना, टेंशन बार, एक तो टेंशन बार, और दूसरा मुझे लगता है कि जब हम एक होते हैं सुर और एक होती है श्रुतियाँ, तो वो जो कुछ ख़ास सुर एकदम लगते हैं, वो लगते इसलिए हैं क्योंकि उसके पहले कुछ साइलेंस होता है या कुछ और आया होता है, और वो अगर अभिनेता के रूप में या आप कम्युनिकेशन के रूप में अगर हम समझ पाए तो चीज़ कान में इंटरेस्टिंग लगती है। नहीं तो धक 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 बोलना, धक 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 धक, तो इसमें हमको पता है, एंड दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्टर। बड़ा मजा आ रहा है तुमसे बात करके। उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी थी अभिनय साधना में, कि पहले थॉट आता है, फिर आदमी बोलता है, तो तू जो बोल रहा है वो मेरे मन चक्षु के सामने मैं देख रहा हूँ,
और मेरे मनोचक्षु के सामने जो थॉट आ रहा है वो देख के मैं बात करता हूँ। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने गांव आता है ना, मेरे मन में गांव की छवि गांव आता है, गांव आता है, वो गांव पे चलता था। मैं अभी दादर की बात करता हूँ तो दादर मेरे सामने आता है ना, आता है वो थॉट पे आने के बाद बोलना जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टैनिस्लाव्स्की के उधर इमोशनल मेमोरी कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो तुमको जोड़ते हो। एब्सोल्युटली। तो एक बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट वो कहते हैं कि मैंने भालू देखा, मैं डरा और फिर मैं दौड़ा, है ना। तो भालू देखा, भालू मुझे काट सकता और फिर मैं दौड़ा, या भालू देखा, मैं दौड़ा फिर डरा। क्योंकि कुछ एक चीज़ें मसल मेमोरी बन चुकी है। अब वो सोच, कई बार लोग कहते हैं ना कि मुझे पहले सोचने दो, नहीं अबे कुछ चीज़ें गरम है, छुआ, मुझे गरम लगा क्या? नहीं गरम लगा, ओए यार क्या हुआ, बाप रे क्या गरम है। तो ये मुझे लगता है अभिनय को सीखना, अभिनय कौशल जिसको हम कहते हैं, और जिंदगी को जीना, वो दोनों जब मिलते हैं तब एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो होती है। तो यहाँ पर स्टैनिस्लाव्स्की की बात हो रही है, जो लोग कई बार कहते हैं कि बहुत दूर देश के एक थॉट है, पर तुम एकदम एक नेटिविटी के सेलिब्रेशन हो गया, है ना। हाउ हैव यू सीन वो स्टैनिस्लाव्स्की, वो जो सीख आज भी जो तुमने काम किया, उसके बाद भी जब तुम थिएटर करने लगे और उसके आगे ग्रो करने लगे, किस तरह से ये दो चीज़ें कैसे मिलती रही? मेरी व्हील पावर किधर खरीद नहीं सकते हो। क्या बात। तो व्हील पावर अच्छा था, शायद मेरा हर जगह मुझे एक्टिंग का दिखता है। मतलब दादर स्टेशन में भरत मुनिंचे नाट्यशास्त्र, ये जो रद्दी बेचते हैं ना, वो तो 22 रुपए में मिला था, पेंसिल से उधर लिखा था 22 रुपया, भरत मुनिंचे नाट्यशास्त्र, 22 रुपए दे के खरीदा, और वो बुक से मुझे कितना फायदा हुआ। वो नवरस, उनसे क्या, उनको पोस्चर कैसे होते हैं, ये होते हैं, वो तो उधर मिलता है। तो जैसे स्टैनिस्लाव्स्की का मिला, वो मिला। स्टैनिस्लाव्स्की का बेसिकली तुम सीखने का शौकीन हो। हाँ, मुझे लगा था, मुझे लोग एक्टर क्यों बोले, मुझे क्यों बोला है, मेरे पास ऐसा क्या है। हर एक को लगता है मुझे एक्टर बन, अरे क्यों बुलाएंगे तेरे को, खुद को बोलना चाहिए। मैं सवाल किया कि मेरे को एक्टर क्यों बोलेंगे, तो क्या है एक्टर बनने को, कैसे एक्टर बनता है। तो ये पढ़ाई करने के बाद, बाप रे, स्टैनिस्लाव्स्की पढ़ने के बाद इतना सब आना चाहिए। तो मैंने पहले सोचा कि 5 साल तो मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मुझे एक्टर बनना है, बस 5 साल तो ये सब सीखना है। 5 साल के बाद मैंने वो वन एक्ट प्ले में यूज करने का कोशिश करना शुरू किया। अब ये चल रहा है अब बैंक से। हाँ, मैं बैंक का काम कर रहा हूँ। गॉट इट। मतलब 82 आया तो 85-86 में समझो वन एक्ट स्टेट कॉम्पिटिशन में काम कर रहा, महाभोजन तरह से करके ड्रामा किया था। तो उसमें 13 दिन का जर्नी था। तो स्टैनिस्लाव्स्की के हिसाब से 13 दिन का पहला था, उसका दोस्त गीध नाम की कादम्बरी थी, महाश्वरी देवी, उनका कुछ कादम्बरी का था, उसके ऊपर ड्रामा आया था वो महाभोजन 13वें से। तो 13 डेज का जर्नी था। एक दोस्त मर गया है, यात्रा के नाम से भी वो बना था बाद में, मैं समझ गया, महाश्वेता देवी की समझ गया, कादम्बरी अंतर यात्रा या ऐसे कुछ नाम से, ठीक है। हाँ। तो उसमें मैंने वो भीमा का कैरेक्टर किया था। तो एक दिन पहले दोस्त मरा है, उस दिन नाटक शुरू होता है, और 13 डेज जब खत्म होता है तभी ड्रामा खत्म होता है। तो 13 डेज का इमोशनल डेप्थ कैसे रहेगी, पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 13 दिन की। तो वो पहले दिन का इंटेंसिटी और 13 डेज का इंटेंसिटी, वो मैंने बहुत उसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरीके से वो इवॉल्व हो जाएगा, जर्नी कैसे रहेगी पहले दिन और 13 दिन की। वाह। अब उसके बाद अब तुम थिएटर कर चुके हो, अब कैसे सोचा कि अब मैं कूदूंगा फुल टाइम एक्टर, अब दुनिया को बता ही दूं? तो क्या मैंने सोचा था कि मैं कभी काम मांगने नहीं जाऊंगा। एक दिन आएगा लोग मुझे बुलाएंगे। तो मुझे फर्स्ट ड्रामा ऐसे मिला था, और शूल पिक्चर मुझे आया। अच्छा। तो मनोज वाजपेयी ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन किया नहीं, मैं तुम्हारा करके एक ड्रामा लिखा था मैंने। अच्छा। तो उसका शो के लिए मैं नागपुर गया था। और उधर घर से फ़ोन आया कि मनोज वाजपेयी का फ़ोन आया है। तो मनोज वाजपेयी कौन, मुझे मालूम नहीं था। मैंने बोला होगा कोई मैनेजर पिक्चर का कुछ काम के लिए।
तो मैं मतलब एसटीडी का पैसा कौन खर्चा करेगा। बॉम्बे आने के बाद उनको फ़ोन करता हूँ। करेक्ट। तो बॉम्बे आया, फिर उनको फ़ोन किया तो बोले राम गोपाल वर्मा फिल्म करना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड है क्या। मैंने बोला हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो कल 9 बजे मिलने आ जाओ। तभी तक मुझे मनोज वाजपेयी मालूम नहीं। तो मैं स्कूटर पे निकला, तो दोस्त एक एयरपोर्ट पे काम करता था, तो उस स्कूटर पे मिला, किधर जा रहा है, मतलब मनोज वाजपेयी का उधर फिल्म मतलब भीखो मात्रे। अरे मैंने बोला मनोज वाजपेयी बोल रहा था, भीखो मात्रे क्या बोल रहा है। अरे भीखो मात्रे बहुत फेमस हो गए, 10 दिन हो गया था पिक्चर रिलीज होती थी, मैं तो बाहर था। हाँ। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं यार, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं गया, फिर राम गोपाल वर्मा को मिला और राम गोपाल ऐसा अंदर गए। फिर 10-15 मिनट के बाद मनोज वाजपेयी और अब अनुराग कश्यप आ गए। मुझे अंदर जाके बात किया, फिर बोले सयाज जी तो 5 बजे टाइम है तेरे को, 5 बजे आना, अभी थोड़ा दूसरा मीटिंग है। मैं बोला ठीक है। फिर 5 बजे आया, फिर ये शुरू हो गया। फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया बच्चू यादव के लिए, कौन सा क्या कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। तो फिर हो गया, और वो बच्चू यादव का कैरेक्टर शुरू हुआ, और बच्चू यादव मतलब शूल पिक्चर हिट हो गया। और फिर मैंने सोच बहुत पिक्चर आने लगे। अच्छा। तो बैंक वाले बोले कि अच्छा, अभी बैंक की नौकरी चल रही चल रही थी और शूल की शूटिंग चल रही चल रही है, शूल रिलीज हुआ हो गया। फिर मुझे बहुत पिक्चर आने लगे। और अच्छा, तब बैंक में क्या माहौल था? बहुत खुश थे लोग, कंसेशन दिया था। और तभी मैं बोला कि मैं अभी रेसिग्नेशन देता हूँ। तो बैंक वाले बोले देखो पिक्चर का काम कभी होगा नहीं होगा, बैंक फिर नहीं मिलेगी, हाँ। पेट पानी का खर्चा का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, बैंक से जितना रिटर्न होने के बाद मिलेगा ना, उससे ज़्यादा अभी मुझे मिला है पैसा। तभी फिर भी 6 महीने मुझे ऐसे ही पगार देते थे, बैंक वाले बहुत खुश थे। हाँ। और फिर मैं इधर उसके बाद फिल्म की जर्नी शुरू हुई। जर्नी शुरू हो गई। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। शूल हो चुका है, नौकरी छूट चुकी है, रेजिग्नेशन दे चुके हो, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई तू और थोड़ा संभाल ले। हाँ, और काम कुछ पता नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। पर सयाजी शिंदे के साथ कॉन्फिडेंस साथ ही घूम रहा है। हाँ। करेक्ट है? तो सयाजी तुम्हारे साथ ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा साथी रहा है हमेशा, ये मानते हो? या डेफिनेट। क्या क्या वजह है? क्योंकि मैंने उसका बहुत अनुभव किया है, मैं उसके बारे में भी पूछूंगा तुमसे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई आत्मा बड़े नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है। तो मुझे कॉन्फिडेंस ये था कि क्या क्या नहीं होगा लाइफ में, हमाली करके जी सकता हूँ। और हमाल भी जैसे जीता है वो राजा जैसे जी सकता है। इसके लिए ये चीज़ जरूर नहीं कि गाड़ी बंगला होना चाहिए, मतलब दबूंगा नहीं। हाँ। क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, है ही नहीं ऐसा, कुछ ना कुछ तो कर दूंगा, और जो कुछ भी है उसके साथ राजा की तरह राजा की तरह हैप्पी जाऊँ, हैवी रहूं। तो मैं इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल खेला है मेरे इस दोस्त ने। हमारी ज़िंदगी के सालों पहले हम लोग हैदराबाद में काम करते थे, बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने साथ की, कई सारी फिल्में ऐसी की कि हम दोनों उस दौरान हैदराबाद में काम कर रहे हैं और होटल में मिलते थे। हमारा घर था ताज बन जा रहा है, ठीक है। तो शाम के वक्त आते थे, पता चला सयाजी आया हुआ है, अच्छा अच्छा। तो हम दोनों डिनर बुफे में ज़रूर मिलते थे, है ना। तो अच्छा, वहाँ जाकर मैं जल्दी दिखाता था, मेरी हमेशा आदत थी जल्दी, शूटिंग में कहीं मैं जल्दी दिखाता। फिर क्या कहता तू, क्या जरूरत है उसको जल्दी जल्दी खाने की, किधर भागना है, युद्ध पे जा रहा है जैसे कि। तो ये सब बहुत सारी बातें। एक दिन मुझे याद है, हम लोग बंजारा हिल्स के नीचे, याद है ऐसे नीचे आके वहाँ पर एक नया गेटेड कम्युनिटी तब बना था, याद है? ऐसे समझिए ना, वो कौन सी कई फिल्में हम वहाँ शूट कर चुके हैं। हम लोग ऐसे बैठे शूट करते, बहुत गर्मी थी तब, वैन वगैरह नहीं होते थे, याद है? हम लोग किसी के घर में बैठे हुए थे और कई हम लोग सब एक्टर्स बैठे हुए थे। और एक बात एडमिट मैं करता हूँ कि हम लोग सब जो अभिनेता होते हैं, हम लोग जब काम करते हैं तो सब दुखी से रहते हैं, क्योंकि अगली फिल्म की चिंता होती है ना, अगली फिल्म क्या मिलेगी ना, ये फिल्म चल रही है, अच्छा लोग हमसे मिलना चाह रहे हैं क्योंकि हम फेमस है, हम लगे पड़े हैं कि और फेमस होते रहे, है ना। तो वो सब चल रहा है। तो एक दिन क्या सोचते सोचते मैंने सयाजी को पूछा, सयाजी बोल, तू दुखी नहीं होता क्या कभी? पता नहीं इसको याद है कि नहीं, मैं बताता हूँ सयाजी तूने मुझे क्या कहा था। दैट हैज़ प्लेड एन अमेजिंग रोल इन माई लाइफ। सयाजी उस दौरान तक मैं जानता था ज़िंदगी में बहुत कुछ के साथ गुजर चुका था। सयाजी ऐसे मुड़ता मुड़ता कह रहा, काय को रे, मैं तो प्लस में है। सयाजी को कमाल की चीज़ तुमने मुझे दी थी।
प्लस में ही रहे हो ना हमेशा। हाँ, मेरे मेरे फादर ने जो बोला था ना वो चीज़ मुझे बहुत कुछ, एक ही मेरा यूनिवर्सिटी मेरे फादर ने बोला था, डॉक्टर के पास और एडवोकेट के पास मत जाना, मीठ भाकरी रहे खाना, किधर भी रहना सुखी रहना। दोबारा बताओ। मेरे फादर का जो यूनिवर्सिटी था उसका एक ही सेंटेंस था, डॉक्टर के पास मत जाओ, ओके। एडवोकेट के पास मत जाओ, मतलब झगड़ा मत करो, और मीठ भाकरी कुछ भी खाना खा ले लेकिन सुखी रहना। सुख के लिए क्या चाहिए? तबीयत अच्छा रखना, झगड़ा नहीं करना, खुश रहना। मीट भाकरी मतलब नमक और भाकरी। नमक और भाकरी, क्या बात है। सादा खा नमक के और भी रोटी भी, खुश रहना, बस। उसके लिए ये नहीं, तो ये मेरा बैकबोन है, डर नहीं, क्या बात है। किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, खुशी रहना, जो मिला है इसमें मैं खुश हूँ। और खुशी देना और खुशी लेना, इससे जिंदगी का और क्या है, क्या लेके जाना। तो इस दौरान वो हिंदी फिल्मों में काम करते करते फिर दक्षिण में कैसे एंट्री हुई? वो सुब्रमण्यम भारती का रोल, हाँ, तमिल में। तमिल में पहले फिल्म सुब्रमण्यम भारती का, उन्होंने, मैं भामरागढ़ शूटिंग गया था अच्छा। और उन्होंने शूल देखा और उनको लगा कि ये भारती का रोल इसको सूट करेगा। जस्ट इमेजिन, तुम एक विलन का रोल कर रहे हो। हाँ, और वो बोलता है वो उधर भगवान डायरेक्टर ने चयन किया कि तुम सुब्रमण्यम भारती का का रोल। रोल कर सकते हो। और वो मराठी थिएटर को पसंद करते थे। अच्छा। कुछ 1-2 साल उन्होंने बॉम्बे में काम किया था, तभी डॉक्टर लागू ऐसे लोगों का उन्होंने ड्रामा देखा था, उद्ध्वस्त धर्मशाला वगैरह, और उनको पता चला मैं मराठी थिएटर से हूँ, तो ये एक्टर भी अच्छा होगा, शूल का काम भी अच्छा है, तो मेरे पास आ गए। तो मुझे स्किन टेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑडिशन के लिए बुलाया। तो मैंने बोला मैं ऑडिशन को उधर नहीं आऊँगा, अगर आपको आना है तो घर आ जाओ। मुझे लगा चेन्नई का आदमी मेरे पास क्यों आया, कोई तो मेरे को खींच तो नहीं रहा है ऐसा। तो वो आए घर पे, फिर मुझे इंग्लिश तो आता नहीं, मतलब तभी तो दिस एंड दैट का प्रॉब्लम था मेरा। तो उनको मैंने ऑडिशन दिया और उनको लगा कि ये परफेक्ट है एक्टर। तो मैंने उनको हर्ट रखा कि 4 महीना पहले मुझे सब डायलॉग चाहिए। मैं ड्रामा का हूँ, मुझे अगर लैंग्वेज नहीं समझती, मुझे अगर उसका मीनिंग नहीं समझता तो मैं एक्सप्रेशन नहीं दे सकता हूँ। तो ये सब होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मेरे को नहीं जमेगा। तो उन्होंने बोला यार ये क्या एक्टर है यार, ये उनका तो ऐसा। तो एक आदमी दिया, सब डायलॉग दिए, फिर मैंने वो लिखना शुरू किया। तमिल नक्क, तमिल मतलब क्या, सापड़िंगला खायल खल्ल का, वांग वांग, जैसे वर्ड लिखना शुरू किया। 50-100-150 में एक डायरी किया, फिर वो सब वर्ड याद करना शुरू किया, फिर वो सेंटेंस याद करना किया। तमिल नक्क कड़ूर यल्ला वैतान बुद्धिमट्टम एक मरंदटम। तो 25 साल पहले भी वो सेंटेंस, फिजिटिवल स्त्रीगल कष्टपड़ती नान दुखम ताड़मड़ियल, ये पूरा याद करके उसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, उसका अच्छा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, कम कैसा रहेगा, हेवी कैसा रहेगा, वो सब, मतलब भारत समुदाय वाळघवे, वाळघ वाळघ भारत समुदाय वाळघ, मेन रोल 10 गाना, ये सब। और पोएम समझना कितना, हाँ बिल्कुल, वो तो एकदम क्लिष्ट मतलब हाँ, क्लासिकल। तो वो मीनिंग समझना वो बहुत स्टडी, पागल जैसे स्टडी किया और हिट हो गया फिल्म। 100 डे चली। और मुझे याद है कि कैसे करके सब लोग कितनी आस्था के साथ तुम्हें देख रहे थे। उनका आत्मा मेरे अंदर आया, वो सब मानते थे, ऐसा मान रहे थे। It was that kind of a- बट ये भी अमेजिंग चीज़ है ना कि वो तुमने रोल किया और उसके बाद तुमको लगातार अमेजिंग नेगेटिव रोल्स मिलते रहे कमर्शियल सिनेमा में। ये क्या था? शूल की वजह से शूल बहुत हिट हुआ था। हाँ, तो शूल जैसे रोल बहुत, मतलब तमिल में भी शूल जैसे रोल किया, तेलुगु में भी किया, कन्नड़ में भी किया, थोड़ा इधर उधर, लेकिन ऐसे ही रोल था। तो रोल मिलते गए और हम लोग मालूम है 10-10, 12-12 फिल्में एक साल में करते थे तभी। यस, कितने सालों तक, कितने सालों 10 सालों से हमने किया। तो ये जो लगातार तुम फिल्में करे जा रहे हो और नेगेटिव रोल्स कर रहे हो, साउथ में घूम रहे हैं, और मैं उससे अवगत हूँ, पर आई वुड लव यू टू शेयर कैसी थी वो जर्नी की जो ट्रैवलिंग एक्टर होता है, 3 दिन यहाँ, 4 दिन वहाँ, 3 दिन वहाँ, क्योंकि तुमने भी मैंने मेरे ख्याल से 11 भाषाओं में काम किया है, और तुमने भी शायद उतनी या उससे एक ज़्यादा भाषा में काम किया होगा।
कैसी थी वो, वर्णन करके बताओ कि कैसी थी वो जर्नी की? 4 दिन यहाँ पर, 4 दिन बंगलोर में, 3 दिन हैदराबाद, फिर चेन्नई। ज़रा बताओ कि अलग अलग कल्चर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस था? मतलब पहले तो खाना बिना अच्छा नहीं लगता था, फिर वो अपनी एक आदत थी ना मराठी खाना खाने की, फिर उधर का टेस्ट अच्छा लगने लगा। लेकिन ये था ना कि मैं अपना रोल, उसका राइटिंग, उसके डायलॉग हाथ से लिखना, उसका मीनिंग समझना, उससे ज़्यादा कोई इधर उधर घूमने जाना इसमें ज़्यादा नहीं चक्कर होता था। नई नई चीज़ें देखता था, नई नई चीज़ें खाता था, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा था। बहुत रोल करता था तो उसकी शिस्त एज एन एक्टर बहुत अच्छी थी कि पार्टी नहीं करना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के काम करना, याद करना, डायलॉग खुद से बोलना, उसका अच्छा एक्सप्रेशन देना, उसमें बहुत था। और बहुत मिस करते थे फैमिली। एक बार तो मुझे याद है, मैं वाइफ को बोला था मैं सिर्फ बिरयानी खाने के लिए आ रहा हूँ आज शाम को। मैं बोला उनको कि ये होटल का खर्चा कम करो, मैं बॉम्बे जाता हूँ, खाना खा के फिर वापस आता हूँ। क्या बात। और अलग अलग भाषा सीखना, देखना एक लक होता है मेरे ख्याल से। लक की भी बात है यहाँ कि कुछ होता है कि ऐसे सोच नहीं सकता कि एक वॉचमैन करके काम करने वाला 3 साल और एक आदमी एक्टर बनता है और इतनी सारी लैंग्वेज में काम करता है, कैसा तो कोई बोलता है कि यार कुछ तो लक होगा। मैंने बोला हो सकता है, वो भी दोनों को अपने हाथ में तो कुछ रहता नहीं, करना ही अपने हाथ में रहता है। करेक्ट। कहते हैं ना कि एक है फेट की किस्मत, और एक है कि उस किस्मत में अगर मौका मिले तो आप क्या करते हैं। हाँ, है ना? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो रोल अगर हिट नहीं होता सुब्रमण्यम भारती, तो फिर रास्ता बंद हो जाता। करेक्ट। तो एक रास्ता खुला, शूल रास्ता खुल गया। करेक्ट। रास्ता खुल गया। और वो जब रास्ता खुलता है उस पर चलते हुए तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हारी तैयारी क्या थी? हाँ, वो एग्जैक्टली। या और ये तुम्हारी बात से जाहिर है, सभी लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जब मौका आए तभी आप उस तैयारी का इस्तेमाल करो। कितना ज़रूरी है कि जब आप तैयारी करें किसी भी चीज़ की, ये ना सोचें कि उस तैयारी का इस्तेमाल कहाँ होगा। इसमें यकीन करते हो? जरूर। मतलब मैंने एक हिजड़े का रोल के लिए 1 एक्ट प्ले में काम करना था, हिजड़े का रोल था। इतना तैयारी किया उदय में, इतना तैयारी किया और कुछ नहीं हुआ, सडनली कैंसिल हो गया। और उससे 2 साल बाद वैसे रोल आया तो मुझे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ। हाँ, तो मतलब तैयारी की थी किसी और चीज़ की, वो चीज़ बनी नहीं। अब खाते खाते बात करें, है ना? ये कुछ एवोकाडो वगैरह के साथ ये बढ़िया सैलेड है। ये है भाई तुम्हारे लिए खास बनी है थाली पीठ। धपाड़ा मुझे मारता था, ये धपाड़ा बोलते हैं। और ये क्या है भाई, ये बताओ यार, तुम बता। लोनी, लोनी दही, लोनी है, दही है, क्या है ये हरी चटनी है। वाह वाह, ठीक है, ये है मेरे ख्याल से लोनी। हाँ ये लोनी, ये लोनी है। ये तो रायता होगा शायद। ये रायता होगा, और ये है अपना, अच्छा ये साबुदाना वड़े की चटनी। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। ये बता दो, ये तो है अपना सैलेड है। ये क्या है? धपाटा। ये धपाटा। इसका नाम धपाटा क्यों है? धपाटा म्हणजे सगळे इन्ग्रेडियंट सगळे एकत्र बनतात आणि त्याला असं मारून 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 मारून, मतलब उसमें आवाज भी जुड़ी हुई है, धपाटा। थापतात। अच्छा, ये क्या है? ये तो अपना कुछ ये है, ये शेंगदाणे चटनी ही, रायता है, साबुदाणा वडा। बाप रे। चलो यार, खाते खाते हम लोग कुछ बात करें। सगळ्यांनी खायला या, जेवण। हाँ, हम लोग खा रहे हैं, तो आओ मैं तुमको सर्व कर दूँ। मुझे पहले ये लेना है। पहले? अच्छा पहले लो। अच्छा और वड़ा लेना। अच्छा, पहले लेने के पहले वो ले लिया तूने यार। हाँ मतलब ये देर ही रहा है ना, मतलब देर हो रहा है। देखो तो खुद लेना पड़ रहा है। ये देखो भाई, जोन में है टोटल, है ना? टोटल जोन में है। दोनों भाई आज बैठ के खाएंगे, गपियाया है। अब खाना भी बहुत ज़रूरी है। ये ले, तू ये ले, इसको ले। तो अब हम बातचीत करते हुए पहुंचे हैं दक्षिण में, और साथ में कुछ खाते हुए कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये चटनी ले। ये चटनी लेना बड़ा ज़रूरी है। और ये क्या है? ये मेरे तो ठेचा है। ये ठेचा, कोई बात नहीं। ठेचा नहीं लेगा तो? अभी नहीं लेगा। अभी नहीं लेगा। ये चटनी जो जगह नहीं थे। अच्छा, मैं तो उंगली से खा लूँगा। ओहो, वो है, फोक है। एक मेरे को दे। ये फोक नहीं है, चम्मच है, चम्मच चलेगा। वाह। वाह वाह, क्या बना है रे। ठीक है, नजदीकी रहता हूँ, बीच बीच में भेज देना। बिल्कुल। मैं तो भेज क्यों दे, तो आ भी सकता है, भेज भी दूंगा। हाँ
एक बात बताओ, जब अलग अलग कल्चर्स में काम किया, तो याद है अपन एक बार एक सरदार जी था, उसके घर में शूटिंग की था, मैंगो के अंदर आइसक्रीम डाला था और हम लोग खाए थे। कैसा था मैंगो? फिर हम लोग मैंगो याद है वो कौन सा आम था? हिमायत आम। देखो जयप्रकाश ने भी याद दिलाया, हिमायत आम। और हम लोग उसको लेके- काट के कहानी बनी थी। हाँ, क्या बनाया था। कितने लोगों के घर में वो आम लेकर गया और उसके बाद मैंने कहानी सुनाई, है ना? जो हिमायत, करेक्ट करेक्ट। उन्होंने वो आपको बताया, अरे यार मुझे याद नहीं था, सरदार जी का घर था। करेक्ट। सरदार जी का घर था। और अभी भी मैंगो का सीजन आता है तो वो याद आता ही आता है। हाँ, वो हिमायत आम, और उसके अंदर बिल्कुल भी रेशे नहीं होते। वो जब उसको घुमा के वो खिला रहे थे तो उन्होंने जो कहानी बताई थी हिमायत आम की, हाँ करेक्ट। अब ये लूँ क्या? ये नेक्स्ट आ जाए। इसको किसके साथ? ये चटनी के साथ, इस चटनी के, सिंगदाने की चटनी लगता है। अच्छा, तो एक बात ये भी बताओ। लेना। अच्छा, ये भी है रायता के साथ। तो अलग अलग कल्चर्स में काम करते करते क्या डिस्कवरी रही तुम्हारे लिए? एज ए मराठी स्टूडेंट मुझे बहुत से वर्ड सिमिलर लगे। तेलुगु और मराठी बहुत नज़दीक का नाता है। अच्छा। अपभ्रंश होके वर्ड बदलते हैं, प्रमाण भाषा कोई नहीं होती। अच्छा। लोकल से लोग जो आर्टिस्ट आते हैं ना, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब अभी अभी जो गांव से लोग आने शुरू हुआ है आर्टिस्ट, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की, हर लैंग्वेज स्टेट की लैंग्वेज है ना, उसका जो ब्यूटी है वो, मतलब लाइफ में हम लोग बहुत लकी रहे कि हमको ये सब देखने को मिला, सुनने को मिला। उसका म्यूजिक, उसका ये सब टेस्ट अलग ही है। एग्जैक्टली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इतने सालों में जो इतने कल्चर्स में घूम पाया, काम कर पाया, और इतने कल्चर्स के लोगों ने हमको प्यार दिया, है ना? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि मैं ना अब कहीं कहीं का भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, बराबर। मेरी माताजी बंगाली लेकिन राजस्थान की, ठीक है, मेरे पिताजी केरल के, मेरी पैदाइश परवरिश दिल्ली में, उसके 92 से मुंबई में, और 99 से पूरे देश में। तो मैं अपने को जब मैंने पाया, मैंने कहा यार मैं एक्चुअली, कुछ लोग बहुत लकी हैं जिनके अपने गांव रहे हैं, जैसे तुम्हारे एक कनेक्ट है, मेरा रहा नहीं। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे रहूँगा, कैसे एडजस्ट होऊंगा? और मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली पाया कि आई कैन एडजस्ट, क्योंकि लोग अमेजिंग है यार, और हर एक कोई अपने कल्चर को की इतनी अच्छाइयाँ सामने दिखाता है कि मुझे मज़ा आता है। तुमको भी ऐसा महसूस हुआ? जरूर जरूर। मतलब तेलुगु के लोग, हाँ इधर मुझे एक बार पुलिस ने पकड़ा, सिग्नल तोड़ा, हाँ तो सडनली तेलुगु के इतने लोग आ गए। हाँ। लेकिन मुझे चेंबूर में मुझे बोलते तुम इधर कैसे आ गए? मुझे उनको लगता है मैं एक तेलुगु का हूँ। हाँ, ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है कि हर प्रदेश के लोगों के हम उनके अभिनेता हैं, जो एक्चुअली वो अभिनेता की एक परिभाषा होती है ना कि हम कहीं के नहीं होते, हम कोई एक रोल नहीं होते। हाँ, मतलब शूल के बाद लगा कि मैं बिहार का हूँ, सुब्रमण्यम भारती के बाद लगा कि मैं तमिल हूँ, तमिलनाडु। हाँ, ये तो ठाकुर पिक्चर किया तो लगा सबको मैं तेलुगु हूँ। अब क्या मज़ा है भाई ये थाली पीठ जरूर ले यार। ये तो खत्म हो गया। वाह। अब मुझे बात बताओ, तुम इस दौरान क्या कर रहे हो? तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में लगे हो कई सालों से, उसके बारे में बताओ। क्योंकि नाम कमाना, पैसा कमाना, हर एक का वही होता है। मुझे लगा कि ये नाम पैसे के क्या, आगे क्या है। एक दिन क्या हुआ, 2016 में 15-16 में अकाल था महाराष्ट्र में। तो एक आदमी मुझे बोल रहा था, पुणे में हम लोग खाते के बैठे थे, भेड़, बोला मेरे एक 400 करोड़ का मेरा ज़मीन है इधर। तो उसको शुगर का प्रॉब्लम था। मैंने बोला तू 400 करोड़ साथ में लेके जाने वाला है क्या यार? इधर अकाल पड़ा है, लोगों को प्रॉब्लम चल रहा है, चलो एक आध गाँव अच्छा कर दे।
तो चलो कल जाते हैं। कल हम लोग गए और एक मालरान, उजाड़ मालरान जगह, पेड़ नहीं कुछ नहीं, उधर 12 बजे की सभा चल रही है। और सभा में मुझे स्ट्राइक हुआ, लोग आए 3 गांव के, 200-300 लोग आए और माइक लेके बात, बहुत गर्मी हो रही है, स्वेटिंग हो रहा है। तो मैंने पूछा इधर पेड़ नहीं क्या, इधर पेड़ के नीचे क्यों नहीं सभा रखी? तो बोले सब पेड़ काट दिए लोगों ने। तो मैंने बोला गांव सुधारने का काम पहले पेड़ लगाने से शुरू करते। और स्ट्राइक हुआ कि ये गांव में पेड़ लगाते। तो हैदराबाद से 2 ट्रक पे पेड़ मंगाए थे, 1-1 लाख का ट्रक मंगा के शुरू किया काम। फिर वो देवराई की कल्पना आई। पुराने 200-300 हजारों सालों से देवराई मतलब सेक्रेड फॉरेस्ट, अच्छा, भगवान के लिए देवराय, देवराई, देवराई मतलब वन, अच्छा, फॉरेस्ट, देवों का वन, देव का वन, भगवान का वाह, देवराई, वो कंसेप्ट आ गया। तो फिर मैंने उधर हम लोगों ने 3 गांव में पेड़ लगाना शुरू किया। ये कौन से साल की बात है? 2016। 2016। और उसी वक्त मुझे याद आया कि मैं माँ को नहीं, मेरी ज़िंदगी तक माँ को जिंदा नहीं रख सकता हूँ। अभी माँ का एज था 92। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार माँ से करता हूँ, फिर बाकी भगवान भी बाकी बाद में। माँ के बाद लगता है कौन है अपना, तो पेड़ है अपना। क्योंकि माँ कोख से जन्म लेने के बाद पहला ऑक्सीजन नहीं लिया तो बात खत्म। तो ऑक्सीजन पेड़ से होता है, खाना पेड़ से होता है। जब तक अपने ऑक्सीजन ले सकते हो तब तक जिंदा रह सकते हो। तो माँ को मैंने बोला तू मेरे लाइफ में पूरे नहीं रह सकते, इतना मैं पावरफुल नहीं हूँ कि मेरे मरने तक मैं तुझे जिंदा रखूँ, तो मैं तेरे जिंदा कैसे रखूँ? तो माँ को बोला मैंने ना देशी पेड़ के सब सीड इकट्ठा एक बाजू रखूँगा और तुझे एक बाजू रखूँगा, तुझे बीज तुला करूँगा और उतने बीज मैं पूरे महाराष्ट्र में लगाऊंगा और तभी बीज को पेड़ हो जाएगा, उसको फूल आएंगे तो वो सुगंध में तू रहेगी, फल खाऊंगा तो वो फल में रहेगी, पंछी बैठेंगे तो उसमें छाँव में तू रहेगी, तो मेरी माँ मेरी ज़िंदगी के साथ मरने तक रहेगी। ये आइडिया आया और फिर मैंने काम शुरू किया और वो महाराष्ट्र में बढ़ते गया। अभी 48 जगह पे काम शुरू है। 48 जगह कभी लाख पेड़ है, कभी 10,000 है, कभी 5,000 पेड़ ऐसे है। और वो पेड़ अभी 20-25 फीट ऊपर हो गए, उसको फैलाना शुरू हो गया। मेरी ज़िंदगी में सामने देख रहा हूँ, मैं माँ को देख रहा हूँ, खाना पीना सब आगे। ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया और बहुत खुशी मिल रही है। अभी ज़िंदगी का मकसद मिल गया, जीने का मकसद मिल गया, है ना। जैसे हम लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, कितने तय होते हैं, है ना, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स। और लोग मेरे से कहते हैं कि मुझे गपियाना क्यों अच्छा लगता है। तो मैं हो सकता है लोगों को जानता हूँ, हम लोग कई बार काम के संदर्भ में लोगों से मिलते हैं, है ना, और उसके बाद जब उनसे बात करना शुरू करते हैं और ऐसे ही यूं ही, तब कुछ गजब की चीज़ें बता जाती हैं। उस दरमियान मुझे और एक पॉइंट आया। हाँ, तो खाते ये लेना प्लीज, ये आधा दे एक तो ले, एक ज़्यादा हो जाएगा। अरे ले तो सही तू। नहीं फिर चले तो गर्म करवाने के बाद कि ये पेड़ कैसा संभालना चाहिए। तो मुझे और एक आइडिया आ गया कि जो भगवान को जाते हैं मंदिर में, कि ये सब लोगों ने महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया करना चाहिए। मंदिर में जो लोग अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक होता है 5,000 रुपये भरते हैं या 25,000 रुपये भरते हैं। तिरुपति को जाओ, सिद्धिविनायक को जाओ, किधर भी जाओ, अपन बैठे हैं अभिषेक को, ओम स्वाहा जो भटजी है कुछ बातें करता रहता है, अपन सुनते रहते। तभी जाते वक्त प्रसाद में लड्डू मिलता है, उसके बदले एक पौधा दिया तो एक आइडिया आ गया। तो देशी पेड़ का बेल नहीं दिखता है आजकल, सो बेल हो, चंदन हो, ये पौधा दिया तो क्या वो पौधा प्रसाद है ना, प्रसाद उसको संभाल के रखेंगे। और उसको बोलेगा अगर लगाना है तो ही ले लो, भगवान का प्रसाद है, नहीं तो मत ले। तो वो देगा और वो अगर परंपरा शुरू हो गई तो नेचर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये कॉन्सेप्ट है मेरा, माँ की वजह से आ गया मेरा। वाह, मतलब अगर प्रसाद देना है तो आप उसको सचमुच उसको संभाल के रखोगे, है ना। हाँ, फेंकेंगे नहीं ना। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा तो इसके लिए कितना वक्त आप लगाते हो? बहुत, मतलब
आजकल रहना कहाँ हो रहा है ज़्यादातर? ज़्यादातर सातारा में रहता हूँ। अच्छा, अ, तुमने कहा वो ज़मीन वापस मिली फाइनली? हम्म, जो तुम्हारी ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ली थी? अभी मिली है, तो उसको मैंने माँ के वास्ते रखा, माँ के नाम पे। उधर मैं पौधा बनाऊंगा और हर साल गाँव को एक एक गाँव को देने का, एक गाँव को 1000 इमली का पेड़ देना। अच्छा, तो 10-15 साल के बाद वो गांव को 50 लाख से 1 करोड़ तो पैसा मिलेगा। करेक्ट। बड़ी चीज़ नहीं ना, लेकिन बहुत अच्छी चीज़। और ये सब करते हुए एज एन एक्टर तुम एक तो अभिनेता के रूप में ना हम लोगों को मिलते हैं और ये करते हैं, ये करके कैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है? जब लोगों के चेहरे पे हंसी आती है, लगता है इससे ज़्यादा जिंदगी में कुछ कमाना नहीं यार। है ना? अपने को देख के लोगों को खुशी होना, इसी बड़ी बात है नहीं। ये बंगला, गाड़ी, सोना, नाना कौन पहचानता, लेकिन सामने वाले को एक जिंदगी में आए और लोगों को खुशी दे के गए थे, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। साजी, बहुत मजा आया मिलकर। है ना, मुझे भी बहुत मजा आया। इतने सालों के बाद अपन इतना बात किया और ये सब बात की। खाने पे मिलने का अलग ही मजा होता है। हाँ हाँ, खुशी खुशी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ अमेजिंग लोगों से मिलता हूँ। सब लोग अलग अलग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे तू ये काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग काम कर रहे हैं, पर ऐसी कहानियाँ अगर औरों तक पहुँच सके उसमें मज़ा है। क्या पता किसके दिमाग में क्या चीज़ आ जाए। हो सकता है कोई कहे अच्छा वो ऐसा करता है, हो सकता है कोई कहे अरे यार मैं भी कर सकता हूँ, और मैं भी शायद एक ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जो इसने नहीं किया, लेकिन ऐसी अलग चीज़ जो करना चाहता है। क्योंकि व्हाट आई फाइंड वेरी इंस्पायरिंग अबाउट यू कि यार तू वो कर रहा है जो तू करना चाहता है ना? मेरा कहना ही है, मेरा जन्म है ना, मुझे जो लगता है वो करने के लिए है। दूसरे जो बोल रहे हैं उसको करने के लिए मेरा जन्म नहीं है। कोई भी तुम्हारे रूल हो, कुछ भी, मेरे अंदर से मेरा आत्मा क्या बोल रहे हैं, मेरे को ये करना है तो मैं वो ये करूँगा। और तेरी ये पॉडकास्ट की वजह से ऐसा हो जाए लोगों को कि यार तुमको अगर सांस ले रहे हो पूरी ज़िंदगी फ्री में, तो तुम्हारा जितना एज है उतना तो पेड़ लगाना चाहिए यार, है ना। खाना खा रहे हो, वो करे, तुम लोग गाड़ी लेने में पीछे पड़ रहे हो। 3 करोड़ की गाड़ी लेते हो, चौथे साल बेचते हो, तो 3 करोड़ में 1 करोड़ का पेड़ लगाए तो कितना हो जाएगा। कितने नेचर का, पंछियों का, पशुओं का कितने को फायदा होगा। एक गाड़ी में साल में 2 करोड़ ऐसे फेंकते हो तो डिसीज है यार ये। अपने को हवा में जीते हैं, अपन रात को सो जाते हैं, कौन क्यों जिंदा रहते हैं? ऑक्सीजन आता है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पेड़ से आता है ना। तो पेड़ नहीं लगाना चाहिए, पेड़ काटना चाहिए क्या? इतनी सिंपल सी चीज़ है, तो लोगों ने सोचना चाहिए इसके बाद। मैं सिखाने को जाता नहीं, मैं बोलता खुद करो यार, मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ, अगर तुमको अच्छा लगा तो तुम भी करो, इतना सिंपल। वाह बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। आज भी मुझे लगा कि मैं प्लस में ही हूँ। साइड शिंदे, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार। मिलते रहेंगे साथी, और मैं चलूँगा सातारा, है ना। एक दिन ऐसे ही फ़ोन करके जब तू जा रहा होगा मैं चले जाऊँ, 1-2 दिन वहाँ पे रह गया तेरे साथ आ जाऊँगा। ये देवराई है ना, एक गांव 60 ईयर से उधर एक भी पेड़ नहीं। मेरा दोस्त बोला चलो उधर पेड़ लगाने का, मैंने बोला चल। गए उसके घर, सिद्धि गणेश जी का टेम्पल था, सब गाँव वाले बैठे। अब मेरे को तू 1 लाख रुपए निकालना, मैंने बोला क्यों, तू देना शुरू करना। तो मैं बोला ठीक है यार, दोस्त ने बोला इसलिए 1 लाख रुपए रखा। गाँव वालों ने 17 लाख जमा किया। फिर जिधर एक भी पेड़ नहीं लगता, आज उधर 15-16 हज़ार पेड़ हुए। कहानी चेंज हो गई है। ऐसे 20-30 पहाड़
जो कुछ भी नहीं था वो कम्प्लीटली ग्रीन हो गए। और कौन सा अवार्ड चाहिए यार, और कौन सा अवार्ड चाहिए। वाह। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिला होगा इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। यही आइडिया है कि हम लोग मिलते रहें, कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करते रहें, और जब मिलते हैं तो कुछ खाते भी रहें। तो एक ये लेगा और नहीं नहीं नहीं, आधा तो और ले लेगा। फिर भी यही मेरे को ख़त्म नहीं हो रहा है। चलो यार, मैं तो इसको खाता हूँ। तो मिलते हैं साथी, अगली बार किसी के साथ बातचीत करते हुए मिलेंगे, बातें करेंगे और कुछ खाएंगे भी। आपको बताइए, आप बताइए कैसी लगी ये बातचीत। ठीक था? बहुत वाह।